अरे तो गांव में मुखिया से मिलना था। मुझे क्या पता कहाँ रहता है वह, बनूसा ने मुंह फुलाकर कहा। कौन तुम्हें तंग कर रहा है? ओलेनिन ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। शैतान जाने, थू, घर का असल मालिक ही नहीं है। कहते हैं कहीं कीगा पर गया है। बुढ़िया ऐसी चुड़ैल है कि भगवान ही बचाए, बनूसा ने सिर थामकर जवाब दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता, हम यहाँ रहेंगे कैसे? भगवान कसम, ये लोग तो तातरों से भी गए गुजरे हैं। नाम को ही अपने ईसाई भाई हैं। इनसे तो वे ससुरे तातर ही भले कीगा पर गए हैं। क्या भला है यह मुझे क्या मालूम। अपनी बात पूरी करके बनूसा ने मुंह मोड़ लिया। क्यों, अपने यहाँ जैसा नहीं है? ओलेनिन ने घोड़े पर चढ़े चढ़े ही चुटकी ली। लाइए, घोड़ा तो दीजिए, बनूसा बोला। लगता था यहाँ के नए तौर तरीकों पर यह परेशान है, लेकिन इसे अपनी किस्मत समझकर उसने मान लिया है। क्यों, तातार ही भले हैं ये? बनूसा घोड़े से उतरकर जीन थपथपाते हुए ओलेनिन ने फिर से पूछा। हाँ, आपको तो हंसी आ रही है, आपके लिए तो बड़े मजे की बात है, बनूसा बड़बड़ाया। अच्छा छोड़ो, नाराज मत हो बनूसा, ओलेनिन ने अभी भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी मैं जाकर बात करता हूँ, देख लेना सब ठीक कर दूंगा। बड़े मजे से रहेंगे हम तो, तुम बस परेशान मत हो। बनूसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें सिकोड़ी और आहते में जाते मालिक पर हिकारत भरी नजर डाली। बनूसा ओलेनिन को अपना मालिक ही मानता था और ओलेनिन बनूसा को अपना नौकर ही। यदि कोई उन्हें बताता कि वे मित्र हैं तो दोनों को ही बड़ा आश्चर्य होता, लेकिन वे दोनों न जानते हुए भी मित्र थे। बनूसा 11 साल का था जब उसे घर में नौकर रखा गया था। ओलेनिन भी तब इसी उम्र का था। ओलेनिन जब 15 वर्ष का हुआ तो बनूसा को पढ़ाने लगा। उसे थोड़ी बहुत फ्रांसीसी पढ़नी भी उसने सिखा दी, जिस पर बनूसा को बड़ा ही गर्व था। अब जब बनूसा का मिजाज अच्छा होता तो वह फ्रांसीसी फिक्रे बोलता और ऐसा करते हुए भौंदुओं जैसी हंसी हंसता। ओलेनिन लपक कर ओसारे की सीढ़ियां चढ़ गया और ठोकर मारकर उसने डोड़ी का दरवाजा खोला। गुलाबी रंग की बस एक कमीज पहने, जो कि कभी कज्जा औरतों का घर का पहनावा है, मरियंका डर के मारे उछलकर दरवाजे से परे हट गई। दीवार से सटकर उसने अपने चेहरे का निचला हिस्सा खुली बांह से ढक लिया। दरवाजा और खोलने पर ओलेनिन को छुटपुटे में कज्जाक युवती की ऊंची सुगढ़ आकृति दिखाई पड़ी। यौवन के उत्सुक कतावरे तीव्र कौतूहल से उसने छींट की पतली कमीज तले चढ़ती जवानी के सुडोल उभार और वे सुंदर काली आंखें देखी, जो बाल सुलभ भय और अदम्य कौतूहल से उस पर टिकी हुई थी। यही है वह, ओलेनिन ने सोचा। ऐसी और भी बहुत होंगी। पीछे पीछे उसके दिमाग में यह बात आई और उसने अंदर का दरवाजा खोल लिया। उलित का बीवी भी सिर्फ कमीज पहने नीचे झुकी झाड़ू दे रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। नमस्ते माँ जी, मैं क्वार्टर के सिलसिले में आया था, उसने कहना शुरू किया। कज्जाक औरत ने कमर सीधी किए बिना ही अपना कठोर किंतु अभी भी सुंदर चेहरा उसकी ओर मोड़ा। क्या करने आए हो? हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो? हैं? ऐसा मजाक उड़ाऊंगी हैजा पड़े तुम पर। तोरियां चढ़ाकर तिरछी नजरों से उसने देखते हुए वह चिल्लाने लगी। ओलेनिन यह सोचता रहा कि कज्जाक लोग लड़ाई में उनके ये साथी था कि मांदी बहादुर काकिसियाई फौज का, जिसका वह भी एक भाग था, साहर स्वागत करेंगे। लेकिन अब ऐसा स्वागत देखकर वह हक्का बक्का रह गया। फिर भी शक पकाए बिना उसने यह समझना चाहा कि वह किराया देगा, लेकिन बुढ़िया ने उसे बीच में ही टोक दिया। क्या करने आए हो? क्या तकलीफ उठी है तुम्हें?
थूथना छिलाए चले आए। ठहरो जरा, अभी मालिक आता है, तुम्हें ठिकाने लगाएगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हराम के पैसे, हमने तो कभी पैसे देके ही नहीं ना। घर भर में तम्बाकू की बू फैलाए और पैसे देके जान छुड़ाएंगे, कभी देखे नहीं इतना ऐसे पिस्सू हमने। गोली लगे तुम्हारे कलेजे में। ओलिन को मुंह खोलने तक का मौका ना देते हुए बुढ़िया चीखती जा रही थी। लगता है बनूसा ठीक कहता था, ओलिन ने सोचा। इससे तो तातर ही भले। और उलित का बीवी की गालियां सुनते हुए ड्योढ़ी से बाहर आ गया। जब वह निकल रहा था तो अचानक ड्योढ़ी में से मरियंका उसके बगल से गुजरी। वह अभी भी वही गुलाबी कमीज पहने थी। हाँ, सिर पर उसने सफेद रुमाल बांध लिया था जिसमें उसका चेहरा आंखों तक ढका हुआ था। नंगे पांवों से फटाफट करती वह तेजी से ओसारे की सीढ़ियां उतर गई। फिर पल भर को थमी, मुड़कर हंसती आंखों से नौजवान को देखा और घर के कोने के पीछे ओझल हो गई। सुंदरी की दृढ़ चाल, सफेद रुमाल तले चमकती आंखों की अक्कड़ नजर और सुगड़ सुडोल आकृति ने इस बार ओलिन को और भी अधिक चकित किया। वही है यह, उसने सोचा। क्वार्टर की पहले से भी कम चिंता करते हुए और मुड़कर मरियंका को देखते हुए वह बनूसा के पास पहुंचा। देखो तो लड़की भी कैसी अक्कड़ है, निरी जंगली घोड़ी है। बनूसा बोला। वह अभी भी सामान में उलझा हुआ था लेकिन अब कुछ खुश नजर आ रहा था। लाफाम, ऊंची विजयी आवाज में इतना और कहकर उसने ठेका मारा। तीसरे पहर घर का मालिक मछली के शिकार से लौट आया और यह जानकर कि उसे किराया मिलेगा उसने अपनी घरवाली को ठंडा किया और बनूसा जो चाहता था उसे दे दिया। सो ठहरने का सारा इंतजाम हो गया। घर के मालिक जाड़ों के लिए बने अलग मकान में रहने चले गए। कैडेट को उन्होंने गर्मियों में रहने का मकान 3 रूबल महीने के किराए पर दे दिया। ओलिन कुछ खाकर सो गया। दिन ढले उठकर वह नहाया, कपड़े बदले, पानी खाना खाया और सिगरेट जलाकर गली में निकलने वाली खिड़की के पास बैठ गया। गर्मी घट गई। ढलानदार छत वाले मकान की तिरछी परछाई धूल भरी गली पर पड़ रही थी और सामने के मकान के निचले हिस्से पर भी चढ़ी हुई थी। उस मकान की सरकंडों की छत डूबते सूरज की किरणों में चमक रही थी। हवा में ताजगी आ रही थी। गांव में शांति थी। सभी सिपाहियों के ठहरने का इंतजाम हो गया था और वे शांत हो गए थे। चारागाहों से गायें भैंसें अभी लौटी नहीं थीं और लोग भी अपने काम से वापस नहीं आए थे। ओलिन को जो मकान मिला था वह गांव के एक छोर पर था। तेरेक के पार दूर कहीं चेचेन पहाड़ों या कुमीक मैदान में, उन जगहों पर जहां से ओलिन आया था, कभी कभार गोली चलने की दबी दबी सी आवाज आ जाती थी। 3 महीनों की पड़ावों की जिंदगी के बाद यहाँ ओलिन को बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी अभी धोए चेहरे पर वह ताजगी महसूस कर रहा था और हष्ट पुष्ट देह को साफ सुथरा मुहिम के बाद यह अनुभूति एकदम नई नई सी थी। आराम पा चुके शरीर के अंग अंग को चैन मिल रहा था और उनमें नई शक्ति का संचार हो रहा था। उसका मन भी शांत और ताजा था। मुहिम और उसके साथ जुड़े खतरे उसे याद आ रहे थे। उसे यह भी याद आ रहा था कि खतरों से वह घबराया नहीं था। उनका सामना करने में वह दूसरों से पीछे नहीं रहा था और उसे साहसी काकेशियाई सैनिकों की बरादरी में ले लिया गया था। मास्को की यादें तो पता नहीं कितनी दूर थीं। पुराना जीवन मिट गया था और नया आरंभ हुआ था, एकदम नया, जिसमें अभी तक कोई गलती नहीं हुई थी। यहाँ एक नए व्यक्ति के नाते नए लोगों में
उसके बारे में नई अच्छी राय बन सकती थी। जवानी में अकारण ही होने वाली जीवन की खुशी वह महसूस कर रहा था। कभी घर के पास छाया में लट्टू घुमाते लड़कों को देखते हुए और कभी अपने छोटे से नए क्वार्टर पर नजर डालते हुए वह सोच रहा था कि कितनी अच्छी तरह वह अपने लिए नया यह कच्चा ग्रामीण जीवन जीने लगा। बीच बीच में वह पर्वतों और आकाश की ओर भी आंखें उठा रहा था और उसकी सभी यादें, सभी सपनों में भव्य प्रकृति की अनुभूति घुल मिल रही थी। यहाँ उसका जीवन वैसे तो नहीं शुरू हुआ था जैसे कि उसने मास्को से चलते समय कल्पना की थी, लेकिन यह शुरुआत उसकी आशा से अधिक अच्छी थी। जो कुछ भी वह सोचता, जो कुछ भी वह अनुभव करता, हर बात में उसे पर्वतों और पर्वतों की ही अनुभूति होती। कुतिया चूमी, मटका चाटा, यूरुस का मामा ने अचानक खिड़की तले लट्टू घुमा रहे लड़के छोटी गली की ओर मुंह करके चिल्लाने लगे। कुतिया चूमी, कटार बेच खाई, झुंड बनाते और पीछे हटते लड़के चिल्ला रहे थे। यह शोर यूरोस का मामा को देखकर मचा था, जो कंधे पर बंदूक और कमरबंद पर कुछ एक फेजेंट लटकाए शिकार से लौट रहा था। हाँ बच्चों, मुझसे पाप हुआ है। अपनी बाहें जोरों से झुलाते और गली के दोनों ओर खिड़कियों में झांकते हुए वह बोला, कुतिया को बेच खाया, पाप हुआ मुझसे। उसने फिर से कहा। प्रत्यक्ष उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बच्चों की बातों की परवाह न करने का वह दिखावा कर रहा था। ओलेनिन बूढ़े शिकारी के साथ बच्चों का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान हुआ। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे उस आदमी के भाव में चेहरे और डील डोल को देखकर हुआ, जिसे सब यूरुस का मामा कहते थे। बाबा, ओ कज्जाक बाबा, उसने आवाज लगाई। इधर आना। तो बूढ़ा खिड़की में झांककर थम गया। नमस्ते भले आदमी, छोटे छोटे कटे बालों वाले सिर से अपनी टोपी उतारते हुए उसने कहा। नमस्ते भले आदमी, ओलेनिन ने जवाब दिया। ये लड़के क्या चिल्ला रहे हैं? यूरुस का मामा खिड़की के पास आ गया। कुछ नहीं, चिढ़ा रहे हैं मुझ बूढ़े को। कोई बात नहीं, मुझे उल्टे अच्छा लगता है। खुश हो ले मामा, मजाक उड़ाकर, उसने उस दृढ़ नपे तुले स्वर में कहा जिसमें वायु वृद्ध बोलते हैं। तुम क्या फौजियों के प्रधान हो? नहीं, मैं तो कैडेट हूँ। ये फेजेंट कहाँ मारे? ओलेनिन ने पूछा। जंगल में 3 मुर्गियां मारी, बूढ़े ने जवाब दिया और अपनी चौड़ी पीठ खिड़की की ओर घुमा दी, जहां उसने 3 फेजेंट मुर्गियों के सिर अपने कमरबंद में खोंसकर उन्हें लटका रखा था। उनके खून से उसका कोट सन रहा था। तुमने कभी देखी नहीं क्या? उसने पूछा। चाहो तो ले लो, 2 लो। चाहो तो ले लो, 2, यह लो। और उसने 2 फेजेंट खिड़की के अंदर बढ़ा दिए। तुम भी शिकारी हो क्या? हाँ, मैंने मुहिम में 4 फेजेंट मारे थे। 4? बहुत मारे, बूढ़े ने व्यंग से कहा। पीने के भी शौकीन हो? चिकीर पीते हो? क्यों नहीं, पीता भी हूँ शौक से। भाई, वह तुम तो चौके जवान हो, हम तुम कुनाक होंगे, यूरिस का मामा ने कहा। अंदर आओ ना, ओलेनिन बोला। चिकीर पिएंगे? चलो आ जाता हूँ, बूढ़े ने कहा। ये फेजेंट तो संभालो। बूढ़े के चेहरे से स्पष्ट था कि कैडेट उसे अच्छा लगा है और वह तुरंत ही भाप गया कि ये कैडेट से मुफ्त में पी जा सकती है, सो उसे एक जोड़ा फेजेंट भी दिए जा सकते हैं। कुछ क्षण पश्चात दरवाजे पर यूरुस का मामा की आकृति प्रकट हुई। अब कहीं ओलेनिन ने देखा कि कितना भीमकाय है यह आदमी, कैसा डील डोल है इसका। हालांकि छक सफेद दाढ़ी वाला उसका लाल भूरा चेहरा उम्र और मेहनत से पड़ी गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी टांगों, बाहों और कंधों की मांसपेशियां
ऐसी भरी हुई थीं जैसे कि केवल जवानी में ही होती हैं। उसके सिर पर छोटे छोटे बालों के बीच गहरे घावों के निशान दिखाई दे रहे थे। नसदार मोटी गर्दन पर बेलों की गर्दन जैसी मोटी परतें थीं। गटीले हाथों पर खरोंचें पड़ी हुई थीं। उसने सहज ही हौले से दहलीज लांगी, बंदूक उतार कर एक कोने में रखी, तेज नजर डालकर घर का माल असबाब आका और कच्चे चमड़े के अपने जूते पहने दबे पांव कमरे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसके आते ही कमरे में तेज गंध भर गई, किंतु वह अप्रिय नहीं थी। यह चिकीर, वोदका, बारूद और जमे खून की मिलीजुली गंध थी। यूरोस का मामा ने कमरे के कोने में लगी देव प्रतिमाओं के सामने सिर झुकाया, दाढ़ी पर हाथ फेरा और अब ओलेनिन के पास आकर अपना मोटा काला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कोसकिल्दी, वह बोला, यह तातरों की नमस्ते है, मतलब है तुम्हारे घर में अमन चैन हो। कोसकिल्दी, मुझे पता है, उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए ओलेनिन ने जवाब दिया। खाक जानते हो, कुछ भी तो नहीं जानते तुम बुद्धू, यूरोस का मामा ने उल्हाने से सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें कोई कोसकिल्दी कहे तो जवाब देना चाहिए, अल्लाह राजी हो वो सुन। मतलब अल्लाह तुम्हें राजी खुशी रखे, समझे भले आदमी। कोसकिल्दी नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। हमारे यहाँ एक इल्या मोसेज था, तुम्हारा रूसी आदमी, हम दोनों कुनाक थे। बड़ा चौका आदमी था, पियक्कड़, चोर, शिकारी, क्या कमाल का शिकारी था। मैंने उसे सब कुछ सिखाया था। तुम मुझे क्या सिखाओगे बाबा, ओलेनिन ने पूछा। इस बूढ़े में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। तुम्हें शिकार पर ले जाऊंगा, मछली पकड़ना सिखाऊंगा, चेचेन दिखाऊंगा, कहोगे तो छोकरी तुम्हारे लिए ला दूंगा, ऐसा आदमी हूं मैं। मैं मखौलिया, और बूढ़ा हंस दिया। मैं बैठूंगा, भले आदमी, थक गया हूं, करगा। प्रश्न सूचक स्वर में उसने कहा। करगा का क्या मतलब है, ओलेनिन ने पूछा। इसका मतलब है अच्छा, जर्जियों वालों की बोली में। मैं भी ऐसे बोलता हूँ, मेरा तकिया कलाम है, करगा करगा, बस ऐसे ही कहता रहता हूँ। अच्छा तो भले आदमी, चिकीर तो मंगाओ। अर्दली तो है ना तुम्हारे पास? ईवान, बूढ़े ने आवाज लगाई। तुम्हारे यहाँ तो सभी सिपाही ईवान होते हैं, तुम्हारा अर्दली भी ईवान ही है क्या? ठीक कहा तुमने, उसका नाम ईवान ही है। बनूसा, जाओ जरा मालकिन से चिकीर लेकर आओ। ईवान हुआ, बनूसा हुआ, एक ही बात है। पर तुम्हारे सभी सिपाही ईवान ही क्यों होते हैं? ईवान, बूढ़े ने फिर से आवाज दी। भैया कहना उस पीने में से दे दो, अभी घोला है। इनके यहाँ गांव में सबसे बढ़िया चिकीर है। और देख लो, बोतलों के 30 कोपेक से ज्यादा नहीं देना। नहीं, वह चुड़ैल बुढ़िया तो लूट के खुश ही होगी। हमारे लोग भी बड़े मूर्ख हैं। बनूसा के बाहर चले जाने पर यूरोस का मामा ने मानो भेद की बात बताने के स्वर में आगे कहा, ये तो तुम लोगों को इंसान ही नहीं समझते। तुम तो इनके लिए तातरों से भी गए गुजरे हो। कहते हैं कि रूसी है, अधर्मी है। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम चाहे सिपाही हो तो आदमी ही। आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है। ठीक कहा ना, इल्या मोसेज भी सिपाही था, लेकिन आदमी क्या पूरा सोना था। ठीक है ना भले आदमी? इसलिए तो ये हमारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी वजह से। मैं तो मनमोजी हूँ, मुझे सब अच्छे लगते हैं। मुझ यूरोस्का को यह बात भले आदमी। और बूढ़े ने प्यार से नौजवान का कंधा थपथपाया। बनूसा ने इस बीच अपना गृहस्थी का बंदोबस्त पूरा कर लिया था। कंपनी के हज्जाम से वह दाढ़ी भी मुंडवा आया था और पतलून के पांचे उसने घुटनों तक ऊंचे बूटों से बाहर निकाल रखे थे, जिससे यह पता चलता था कि कंपनी ने आरामदेह जगह पर डेरा डाल रखा है। उसका मिजाज अब खूब अच्छा था। वह बूढ़े को सद्भाव से तो नहीं पर बड़े ध्यान से देख रहा था।
जैसे कि वह कोई अनदेखा जंगली जानवर हो। फर्श पर बूढ़े की फैलाई गंदगी देखकर उसने सिर हिलाया और फिर एक बेंच तले रखी 2 खाली बोतलें उठाकर मकान मालकिन के पास चला गया। नमस्ते मेहरबानो, वह बोला। उसने तय कर लिया था कि अधिक से अधिक विनम्रता दिखाएगा। हमारे मालिक ने चिकीर खरीदने को कहा है, मेहरबानी करके थोड़ी दे दो भले लोगों। बुढ़िया ने कुछ जवाब नहीं दिया। लड़की छोटे से तातर आईने के सामने खड़ी सिर पर रुमाल बांध रही थी। उसने चुपचाप सिर घुमाकर बनूसा पर नजर डाली। मैं पैसे दूंगा मेहरबानो, बनूसा ने जेब में सिक्के खनकाते हुए कहा। आप कृपा करो तो हम भी अच्छाई बरतेंगे। वह आगे बोला। कितनी चाहिए? बुढ़िया ने रूखे स्वर में पूछा। 2 बोतल। जा रानी उड़ेल दे इन्हें, उलीद का बीवी ने बेटी से कहा। खुले पीपे से देना लाडो। लड़की ने चाबियां और सुराही ली और बनूसा के साथ बाहर आ गई। बाबा यह तो बताओ, यह लड़की कौन है? ओलेनिन ने मरियंका को और इशारा करते हुए पूछा, जो खिड़की के सामने से गुजर रही थी। बूढ़े ने आंख मारकर नौजवान को टहोका दिया। ठहरो जरा, उसने कहा और खिड़की में से सिर बाहर निकाला। खें 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 वह खकारने और घर घराने लगा। मरियंका रानी, मरियंका प्यारी, मुझसे प्यार कर ले जान, मैं तो मकौलिया हूँ। ओलेनिन की ओर मुंह करके वह फुसफुसाया। लड़की ने सिर तक नहीं घुमाया। जोर से और एक सार गति से बाहें झुलाते हुए वह कज्जा कुर्तों की खास बांकी मस्तानी चाल से खिड़की के पास से चलती गई। परछाई में छिपी अपनी काली आंखें ही बस उसने बूढ़े की ओर घुमाई। मुझसे प्यार कर ले, सुखी रहेगी, यूरिस्का ने चिल्लाकर कहा और फिर आंख मारकर ओलेनिन पर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। मैं चौका आदमी हूँ, मखोलिया हूँ, उसने कहा। है ना, पूरी रानी है, बड़ी प्यारी है, ओलेनिन ने कहा। इसे यहाँ बुलाओ तो। नहीं नहीं, बूढ़ा बोला, इसका रिश्ता लुकास्का से हो रहा है। लुकास का चौका कज्जाक है, असल जिगीत है। अभी उस रोज उसने एक अबरेक को मारा है। मैं तुम्हें इससे अच्छी ढूंढ दूंगा, ऐसी ला दूंगा कि रेशम चांदी से लदी फिरेगी। मैंने कह दिया तो बस करके रहूंगा, हूर ला दूंगा। बूढ़े होकर ऐसी बातें करते हो? ओलेनिन ने कहा। यह तो पाप है। पाप? कैसा पाप? बूढ़े ने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया। अच्छी लड़की को निहारना पाप है? उसके साथ मौज करना पाप है या उसे प्यार करना पाप है? तुम्हारे यहाँ क्या ऐसा है? नहीं मेरे बाप, यह पाप नहीं है, यह तो मुक्ति है। भगवान ने तुम्हें बनाया है, भगवान ने ही लड़की को बनाया है, सब कुछ उसी ने बनाया है भैया मेरे। सो अच्छी लड़की को निहारना पाप नहीं है। यह तो बनी ही इसलिए है कि उसे प्यार करो, उसे देखकर खुश हो। मैं तो बस यही समझता हूँ भले आदमी। आहता पार करके मरियंका एक ठंडी अंधेरी कोठरी में घुसी जो लकड़ी के गोल पीपों से भरी हुई थी। एक पीपे के पास जाकर मरियंका ने अदतन प्रार्थना के बाद शब्द कहे और उसमें पंप डाला। बनूसा दरवाजे पर खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे यह बात बड़ी हास्यास्पद लग रही थी कि मरियंका सिर्फ एक कमीज पहने है जो पीछे से तंग है और आगे से जरा ऊपर को उठी हुई है। इससे भी अधिक हास्यास्पद उसे यह लग रहा था कि वह गले में चांदी के सिक्कों की हमेल पहने हैं। वह सोच रहा था कि यह सब रूसियों जैसा नहीं है और उनके यहाँ ऐसी लड़की को देखकर सब बहुत हंसेंगे। मालिक से कहूँगा स्वाद बदलने को, ला फिल कौम से थे वे, उसने सोचा हो। अरे शैतान, क्या रोशनी रोके खड़े हो? अचानक लड़की चिल्लाई। लाओ सुराही इधर दो। सुराही में ठंडी लाल अंगूरी भरकर मरियंका ने बनूसा को दे दी। पैसे माँ को दो। बनूसा का पैसों के साथ आगे बढ़ा हाथ परे छटक कर उसने कहा। बनूसा हंस दिया। आप इतनी नाराज क्यों हैं? जी हम क्या इतने बुरे हैं? उसने सुहाद में स्वर में कहा और जब तक मरियंका पीपा बंद करती रही वह पांव बदलता वहीं खड़ा रहा। वह हंस पड़ी।
आप क्या बहुत भले हैं? हमारे मालिक और हम तो बहुत भले हैं, बनूसा ने पूरे विश्वास से कहा। हम तो इतने भले हैं कि जहाँ जहाँ हम ठहरे सभी जगह घर के मालिक हमारे शुक्रगुजार रहे। ऊंचे घराने के हैं हमारे मालिक। लड़की उसकी बातें सुनती खड़ी रही। तुम्हारा मालिक क्या शादीशुदा है? उसने पूछा। नहीं, हमारे मालिक अभी जवान है, अभी उनका विवाह नहीं हुआ। ऊंचे घराने के लोग कभी छोटी उम्र में शादी विवाह नहीं करते, बनूसा ने समझाते हुए कहा। खा खा के भैंसा हो रहा है और शादी करने को जवान है। वह क्या तुम सबका प्रधान है? मरंकिया ने पूछा। हमारे मालिक कैडेट हैं, मतलब अभी अफसर नहीं हुए हैं, मगर हैसियत उनकी जनरल से भी बढ़कर है। बड़े ऊंचे आदमी हैं। हमारे कर्नल तो क्या जार तक उन्हें जानते हैं, बनूसा ने घमंड से बताया। हम दूसरे फौजियों जैसे भूखे नंगे नहीं हैं। हमारे तो अब्बाजान सेनेटर हैं, 1000 से ऊपर किसान थे उनके। हमें भी 1000 रूबल बेचते हैं, इसलिए हम सब पसंद करते हैं। दूसरा तो कोई होने को कप्तान होता है, पर जेब खाली, क्या फायदा ऐसे कप्तान का? जाओ कोठरी बंद करूं, मरियंका ने उसे टोक दिया। बनूसा ने अंगूरी लाकर ओलेनिन को दी और कहा कि ला फिल से त्रेजुली, और तुरंत ही भौंदुओं सी हंसी हंसता बाहर चला गया। यहाँ पर ला फिल तेजुली का अर्थ है लड़की बड़ी सुंदर है।